नमस्कार दोस्तों। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है उसकी लपटें अब भारत तक पहुंचने लगी हैं। मॉल्टिक शो के लास्ट एपिसोड में हमने जिक्र भी किया था कि किस तरीके से एलपीजी की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं। एक साल में दूसरी बार बढ़ी, 110 रुपये की टोटल बढ़ोतरी हुई। रसोई गैस जो डोमेस्टिक यूज़ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 60 रुपये की बढ़ोतरी अभी हुई थी। इस युद्ध के कारण जो सप्लाई में दिक्कत आ रही है उसकी वजह से अब ये जो एलपीजी की दिक्कत है वो ज़्यादा भारी तरीके से या ज़्यादा गंभीर तरीके से सामने आ रही है। जैसे मैं आपको कुछ स्टेट्स की बात बताऊं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम जगहों पे बड़ी दिक्कतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बेंगलोर होटल एसोसिएशन जो है उसने कहा कि 10 मार्च से 3000 से ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद हो गए हैं। कई होटल्स और रेस्टोरेंट में जो मेन्यू है वो बहुत कम कर दिया गया है। असर किस पे हो रहा है भाई? बेंगलोर आईटी हब है, वहाँ पे नौकरी करने के लिए अलग अलग राज्यों से लोग जाते हैं। कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ से पेट पलेगा उनका? तो एक बड़ी समस्या उन लोगों के साथ खड़ी हो रही है। महाराष्ट्र में 20% होटल रेस्टोरेंट पहले से बंद चल रहे हैं और AHAR एसोसिएशन ऑफ होटेलियर्स जो है उनका अनुमान है कि 2 दिनों में 50% तक होटल और रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। तो ये हालत चल रही है कर्नाटका की, महाराष्ट्र की। तमिलनाडु में जो चेन्नई होटल्स एसोसिएशन है वो कह रहा है सिर्फ 1-2 दिनों का स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। दिल्ली NCR में भी गंभीर दिक्कतें हैं, लेकिन खास कोई रिपोर्टेड ऐसी समस्या दिख नहीं रही है अगर आप मेजर बरामद करें तो। लेकिन इरशाद दिल्ली वाला है, ये फेसबुक पर इनकी आईडी है और इरशाद जी जो हैं वो हमारे साथ काम कर चुके हैं, गजब के फिल्म मेकर हैं। इरशाद जी का मैं पोस्ट पढ़ रहा था। इरशाद जी लिखते हैं कि दिल्ली में कुकिंग गैस की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। आप समझिए ज़मीन पर हालत क्या है। आज करीब 1 घंटे तक बाबरपुर गैस सर्विस की लाइन में खड़े रहने के बाद जब अंदर बैठे कर्मचारी से बात हुई तो जवाब मिलता है सर्वर बंद है, मतलब बुकिंग नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी गैस एजेंसी की मिली भगत से ठीक बगल वाली गली में गैस सिलेंडर 1800 से 2000 रुपए तक में खुलेआम मिल रहा है। मतलब पहली समस्या तो यह है कि सप्लाई है नहीं, जिसके कारण सरकार को कीमतें भी बढ़ानी पड़ी, लेकिन फिर भी चीज़ें मिल नहीं रही हैं। आप पैसा दीजिए फिर भी नहीं मिल पाएंगी। मिल कैसे रही है वो इरशाद जी का पोस्ट जो है वो बता रहा है। इस पोस्ट की जिम्मेदारी जो है इरशाद जी की। हालांकि हमें पता है ब्लैक मार्केटिंग जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर पर LPG के मामले में। गवर्नमेंट ने हालांकि इसको कंट्रोल करने के लिए नियम भी कह दिया कि वे 25 दिनों के अंदर आप दूसरे सिलेंडर की बुकिंग नहीं करवा सकते हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी दिखेगा क्योंकि एक व्यवस्था जो चली आ रही है उस व्यवस्था पे पहले तो आपने हमला किया नहीं। अब एकदम से जब दिक्कत आई है तो उस दिक्कत को कैसे आप दूर कर देंगे? तो ये जो पूरी समस्या है रसोई गैस की समस्या, ये कोई गैर दुनियावी समस्या नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको दिक्कत देगा। ये वो समस्या है जो आज अभी इस वक्त से आपको दिक्कत दे सकता है। रसोई गैस ही आपके घरों में नहीं आएगी, खाना कहां से बनेगा? अच्छा, क्रूड ऑयल और LPG ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। क्रूड ऑयल हमारे पास आता है, अलग अलग देशों से हम लोग मंगाते हैं। जैसे खाड़ी मुल्क जो हैं, गल्फ नेशंस, उनसे बहुतायत में हमारे पास क्रूड ऑयल आया करता था, हम इंपोर्ट करते थे। क्रूड ऑयल जब इंपोर्ट होता है तो उसकी रिफाइनिंग होती है अलग अलग कंपनीज़ में, जो रिफाइनरीज होती हैं। जैसे रिलायंस की रिफाइनरी है जामनगर में, पब्लिक सेक्टर भी है रिफाइनरी, IOCL वगैरह जो रिफाइन करता है। जब क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है तो 2 फ्रैक्शंस निकलते हैं, एक ब्यूटेन निकलता है, एक प्रोपेन निकलता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मिक्सचर होता है वो LPG होता है। मतलब LPG एक आप ये समझ लें कि क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से निकला हुआ बाई प्रोडक्ट है। अब ऐसा हो सकता था कि भाई आप LPG का स्टॉक, LPG का रिजर्व जो है वो तैयार कर सकते थे, लेकिन देश की सरकार, यहाँ तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि नाले के गैस से वो चाय बना लेते थे। तो जब नाले के गैस से चाय बन ही रहा था तो LPG का रिजर्व करने की कोशिश की नहीं गई, इस दिशा में सोचा ही नहीं गया, और अब LPG की जो किल्लत है वो सामने आ रही है। तो LPG की एक किल्लत जब सामने आई तो सरकार की तरफ से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसको इन्वोक किया गया और कहा गया कि भाई जो अपनी रिफाइनरीज हैं, यानी देश के अंदर की जो रिफाइनरीज हैं, वो LPG प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगी, LPG प्रोडक्शन वो करेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई युद्ध के कारण दिक्कत तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में हो रही है और क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से ही LPG बनती है, तो रिफाइनरीज अपने आप LPG के प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगी? तो बढ़ाएंगे कैसे? जैसे मैंने आपको बताया ना,
जब क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं तो ब्यूटेन और प्रोपेन ये दो कंपोनेंट निकलते हैं जिनके मिक्सचर से एलपीजी बनता है। तो ये जो मिक्सचर है इससे और पेट्रोकेमिकल्स भी बनते हैं, उन पेट्रोकेमिकल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, उनसे ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो सरकार ने पहले ये कह दिया कि भाई देखो अभी जितना भी ये निकल रहा है पेट्रोकेमिकल्स छोड़ो, एलपीजी में इसको इन्वेस्ट करो, मतलब एलपीजी ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करो। अब अगर ये बढ़ाते भी हैं हम लोग तो 10 से 20% एलपीजी की जो डिमांड है वो हम पूरी कर पाएंगे। इसका मतलब शॉर्टेज तो फिर भी रहेगा, किल्लत तो फिर भी रहेगी। मतलब केवल रिफाइनरी पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के भी, एक्सर्ट करके भी कि आप एलपीजी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करिए, हम लोग जो हमारी डिमांड है उसे पूरी कर नहीं पाएंगे। तो मॉलिटिक्स शो में इसी बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक कदम हो सकते थे जिसे अगर भारत अपनाता तो ये जो किल्लत है इससे बचा जा सकता था। भाई आपने कीमत बढ़ा दी, ये एक चीज़ होती है। अच्छा, इकोनॉमिक का बिल्कुल बेसिक सा रूल भी है कि सप्लाई कम हो रही है तो प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी। कीमत आपने बढ़ा दी। अब जो आदमी कीमत दे भी रहा है उसे भी आप गैस नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि दरअसल गैस है ही नहीं आपके पास। आपने कभी कोई रिजर्व इसका इकट्ठा करके रखा जाए ये आपने सोचा नहीं। सोचा क्यों नहीं? क्योंकि विजन ही नहीं है, उसके साथ आप काम ही नहीं कर रहे हैं। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा था शायद इसका ध्यान दिया ही नहीं गया। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो जो इतनी बड़ी बड़ी एडवाइजरीज होती हैं, मंत्रालय वगैरह होते हैं, इनका काम क्या है? नरेंद्र मोदी अलग अलग विदेशों के दौरों पे लगातार जाते रहते हैं, वहाँ पे क्या गुणागणित चल रहा है, दो देशों के बीच किस तरह की स्थितियाँ जन्म ले रही हैं, जियोपॉलिटिक्स में क्या क्या होने वाला है, इसका भान हम में से किसी को नहीं है। और अगर भान है तो समय रहते हुए उसकी तैयारी क्यों नहीं की गई? किस तरह की सिचुएशन अगर इमर्ज होती है तो हम बचेंगे कैसे? एलपीजी की स्थिति ये है ना देश में कि आपको केवल अगर 2025 और 2026 की बात करें तो घरेलू उत्पादन जो था, जो कुल एलपीजी है हमारा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, इसकी जो खपत है हमारी वो लगभग 31 से 33 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। 31 to 33 मिलियन टन। घरेलू उत्पादन कितना है हमारा डोमेस्टिक जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं रिफाइनरियों से, वह सिर्फ 12 से 13 मिलियन टन। मतलब 31 से 33 मिलियन टन हमारा कंजम्पशन है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हमारा है एलपीजी का वो है 12 से 13 मिलियन टन। कौन कर रहा है ये कर रहा है आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस वगैरह वगैरह कंपनियां। इंपोर्ट हम करते हैं लगभग 55 से 65%, कभी कभी ये 67% तक चला जाता है। यानी 20 से 23 मिलियन टन हम लोग सालाना इंपोर्ट करते हैं एलपीजी। ये डायरेक्ट इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, एलपीजी जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं ज़्यादातर वो कर रहे हैं गल्फ नेशन से। गल्फ नेशन से इंपोर्ट किया हमने, ख़रीदा तो किसी रास्ते के थ्रू ही आएगा। वो जो रास्ता है वो है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पड़ रहा है ना, जो बंद होने की खबरें आप तक पहुंच गई होंगी। और इसी शो में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं मॉलिटिक्स के अलग अलग वीडियोस में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जितना भी ट्रांजिट हो रहा है उस ट्रांजिट पे दिक्कत आ गई है। तो डायरेक्टली जो हम एलपीजी इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी समस्याएं हैं। अब हम अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेंटर है, रिफाइनरीज जो हैं, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करें। जो सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को इन्वोक करके किया है वो हम बढ़ा भी लें तो 10 से 15% बढ़ा पाएंगे। इसके बावजूद आपके घरों तक गैस नहीं पहुंच पाएगी। समस्या तो है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल नहीं बढ़ी हैं, फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन बढ़ने की जो स्थिति है वो तो वहाँ भी आ सकती है क्योंकि ईरान का जो मूड दिख रहा है वो दिख नहीं रहा है कि किसी भी तरीके का समझौता वो देश करेगा। तो क्या डिप्लोमेटिक फेलियर्स हमारी हुई हैं और क्या हम कर सकते थे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जो है वो भी कर लेते हैं। तो भाई एक तो रूस के साथ यानी रशिया के साथ हमारा टाई अप जो था वो बड़ा मजबूत था। अभी जो पेट्रोल और डीजल कम से कम स्थिर है ना, जिसकी रेट बहुत ज़्यादा अभी बेतहाशा बढ़ी नहीं है, वो किस वजह से है? क्योंकि रशिया हमको सस्ते दाम पे क्रूड ऑयल दे रहा था। यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा था, डिस्काउंटेड प्राइस पे हमको तेल मिल रहा था, हम रशिया से ख़रीद रहे थे, इसलिए कुछ रिजर्व जो है क्रूड ऑयल का वो हमारे पास बचा। इसके बाद क्या होता है, सैंक्शन लगा देता है अमेरिका रशिया के ऊपर और सेकेंडरी सैंक्शन की धमकी देता है हमको कि रशिया से तेल खरीदोगे तो पेनल्टी लगाएंगे, पेनल्टी लगा भी देता है। इसके बाद यूएस ट्रेड डील होती है। उससे पहले अमेरिका ये कहता है कि भाई रशिया से तेल खरीदना जो है वो तुम लोग बंद करो, रशिया से तेल खरीदोगे तो मैं पेनल्टी जो है वो तुम पे से हटाऊंगा नहीं। और हम लोगों ने रशिया से तेल परचेज करना ग्रेजुअली कम कर दिया, शिप्स हमारी आई नहीं। अब वो तो युद्ध के दौरान अमेरिका ने फिर से हमको अलाउ किया है
कि भाई 5 मार्च 2026 से पहले जो शिपमेंट्स ऑन दी वे थी वो आ सकती हैं, इतनी हम तुमको रियायत दे देते हैं। तो अमेरिका की रियायत पे अब वो जो शिपमेंट्स बीच में हैं, रास्ते में हैं, जो ऑर्डर्स पहले दिए जा चुके हैं, उन ऑर्डर्स का जो तेल है वो हम तक आ जाएगा। ये जो रशिया के साथ टाई अप था, क्या हम इसको लॉन्ग टर्म तक बढ़ा नहीं सकते थे? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं आते? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि तेल हम किससे खरीदें ये हमारा ही फैसला होता? अमेरिका की दादागिरी नहीं चलती इसके ऊपर, लेकिन सब कुछ हुआ। अमेरिका की दादागिरी चली और बाकी चीज़ें जो भारत के पक्ष में हो सकती थी, भारत की बेहतरी में हो सकती थी, वो नहीं हुआ। तो पहला डिप्लोमेटिक फेलियर जो है उस स्टांस पे दिखता है। दूसरा, भाई मिडिल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया की जो पूरी डिप्लोमेसी है वहाँ पे हमसे चूक हुई है। ईरान के साथ भी हमारे बड़े अच्छे टाइज थे। 2019 तक ईरान से काफ़ी मात्रा में क्रूड ऑयल हम लोग जो है वो इम्पोर्ट करते थे, लेकिन वही अमेरिका सैंक्शन लगाता है ईरान पे, हमको धमकी देता है सेकेंडरी सैंक्शन का, हम ईरान से तेल आयात करना जो है वो बंद कर देते हैं। ईरान के साथ कई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, चाबहार पोर्ट वगैरह पे। ईरान तो हमारी मदद कर रहा था, लेकिन ईरान के साथ भी हमारे टाइज खराब हुए, वहां भी हम डिप्लोमेटिकली फेल दिख रहे हैं। इसके बाद क्या होता है भाई, इजराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं। और अभी जब इजराइल ने हमला किया है और अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर, उससे एक दिन पहले नरेंद्र मोदी इजराइल में थे। इजराइल की का जो पार्लियामेंट आप कह लीजिए, उस पार्लियामेंट में उनको अवार्ड दिया गया। तो इजराइल और अमेरिका के साथ एक क्लोजनेस दिखा रहे हैं स्पष्ट तौर पर, अपेरेंटली। उसका असर तो पड़ेगा ही ना। सुप्रीम लीडर जो ईरान के थे खामनेई साहब, उनकी हत्या हुई और भारत ने तत्काल बहुत दिन निंदा तक नहीं की, और निंदा छोड़ दीजिए, श्रद्धांजलि तक नहीं दी। तो आप क्लियरली दिखा रहे हैं कि भाई हमने एक साइड चुन लिया, वो साइड अमेरिका और इजराइल का है। तो ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक जो फायदा आपको हो सकता था, वो फायदा आपको नहीं पहुंच रहा है। हो सकता है ये ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ट्रांजिट होता, वहां पर ईरान हमारी मदद करता, कुछ इंश्योरेंस देता कि भाई आपका जो शिपमेंट है वो हम जाने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये भी नहीं हुआ। तो ये भी एक तरीके का हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर ही है। रिजर्व और डाइवर्सिफिकेशन जो है उसमें भी हम लोग फेल रहे। जैसे डिप्लोमेटिक लेवल पर ग्लोबल पार्टनर्स जो हैं उनसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्ड करने का एग्रीमेंट हम कर सकते थे कि एलपीजी के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं वो हम लोग बनाएंगे, वो हम लोग रखेंगे। ये सब कब होगा? जब सीरियसली आप सोचेंगे जियोपॉलिटिक्स को, एक टेबल पर बैठकर मैप लगा के, और जो जो घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर कोई प्रेजेंटेशन दे, उसके बारे में गंभीरता से सोचा जाए, समझा जाए। लेकिन यहां तो 18-18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री हर मौके पर लगभग चुनावी भाषण देते हुए दिखते हैं। साइंस की बात होती है, वो कह देते हैं कि भाई गणेश और ये सारी जो चीजें हैं ये हमारा साइंस का अनुपम नमूना है। नाले से गैस बनाने की बात करते हैं। तो जो गंभीर पहलू हैं उस पर ना तो चर्चा होती है, ना कोई ज़रूरी समझता है कि इस पर चर्चा करें। अब जब मुसीबत दरवाजे पे खड़ी हो गई तो समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। दिक्कत किसको होगी? 140 करोड़ भारतीयों को ही तो दिक्कत होगी। कीमतें जो बढ़ी हैं एलपीजी की फिलहाल, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हमने मॉलिटिक्स शो में मैंने ही किया है, वो आप देखें ज़रूर इस वीडियो के बाद कि उसका क्या मामला। अच्छा, ग्लोबल फोरम्स में हम अपनी बात रख सकते थे, जैसे यूनाइटेड नेशंस है या ब्रिक्स है, उसमें हम जाते एनर्जी सिक्योरिटी पर एक पोजीशन लेते, हम स्ट्रांग पोजीशन लेते और कहते कि युद्ध का जो इफेक्ट है इसको मिनिमाइज किया जाए, ये प्रेशर हम एक्सर्ट करते ग्लोबल फोरम्स पे। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम तो पिछलग्गू बन गए हैं, अपनी आवाज़ उठा ही नहीं सकते, अपनी आवाज़ रख ही नहीं सकते। तो जब देश के मुखिया का नेतृत्व तो बहुत ज़्यादा मजबूत दिखेगा नहीं, नारों में बहुत ज़्यादा मजबूत दिखता है, भाषणों में बड़ा मजबूत वो दिखेगा। अच्छा, गोदी मीडिया के चैनल्स आप देखेंगे तो भी बड़ा मजबूत दिखेगा, लेकिन एक्शंस जो हैं वो तो सपोर्ट नहीं कर रहे इस बात को। एक्शंस तो नहीं कह रहे कि ये मजबूत है। तो जब वो नेतृत्व तो मजबूत नहीं दिखेगा तो इस तरह की दिक्कत जो है वो आती रहेगी। और इरशाद दिल्लीवाला का जो मैंने आपको पोस्ट पढ़ाया है, इस तरह के बहुत सारे पोस्ट सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। बुकिंग नहीं हो पा रही है, बुकिंग हो रही है तो भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है सिलेंडर की। मतलब युद्ध की लपट जो है वो अब हमारे घरों तक, हमारे रसोई घर तक पहुंच चुकी है। अंदेशा तो तभी हो चुका था जब कीमत बढ़ी थी, और अब जब सप्लाई हो नहीं रहा है,
सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में ज़रूरी है, ठीक कदम है कि चलिए आपने अपनी रिफाइनरीज़ को बोल दिया है कि फ़िलहाल भाई पेट्रोकेमिकल्स ना बनाओ और जितना भी ब्यूटेन या प्रोपेन बन रहा है उससे तुम एलपीजी को बनाओ, एलपीजी क्रिएट करो, एलपीजी प्रोड्यूस करो। ये कदम पहले उठ सकते थे। मतलब मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूँ बिहार के, और वहाँ एक कहावत चलती है, भोज काल में कुम्हर रोपना। मतलब आपने न्योता दे दिया, भंडारा आप करने वाले हैं, भोज कहते हैं उसे, और उस वक्त आप कुम्हर आप जान रहे होंगे, कुम्हर की लता होती है, तो कुम्हर आप रोप रहे हैं। अब आपने जब रोपा है किसी चीज़ को तो वो फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा, पकेगा, तब आप काटेंगे। जब वो काटने योग्य होगा तब उसकी सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन तब तक तो भोज खत्म हो चुका होगा। तो भाई साहब, आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। ज़रूरी होता है कि सरकारें जो हैं वो थोड़ी दूरदर्शिता के साथ काम करें, और दूरदर्शिता के साथ काम करने के लिए ज़रूरी है साइंटिफिक टेम्परामेंट होना। दूरदर्शिता के साथ काम करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप जियोपॉलिटिक्स की बेहतर समझ रखें, स्लोगनियरिंग, इलेक्शन कैंपेन्स, इनसे आगे बढ़ें। देश चलाना, डिप्लोमेसी, ये सब केवल चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना नहीं होता है। चुनाव लड़ने में, चुनाव जीतने में आप बहुत बड़ी मशीन बन चुके होंगे शायद, वो दिखता भी है, लेकिन देश जिस तरीके से चल रहा है बहुत सारे सवाल उठते हैं। एक पोस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, आपके यहाँ की क्या स्थिति है तेल को लेकर, गैस को लेकर, रसोई गैस को लेकर। अगर किसी तरह की कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि स्थिति को हम बता सकें कि स्थितियाँ हैं क्या। बाकी पॉलिटिक्स से जुड़े रहिएगा ताकि रिपोर्ट्स जो है इस बारे में वो आप तक पहुँचे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। शुक्रिया।